आज 10 अप्रैल है, रामनवमी है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ही के दिन वर्ष 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल को हुआ था, बैसाखी के दिन। उससे 3 दिन पहले आज ही के दिन उसका ट्रेलर हुआ था। 28 लोग अमृतसर में उस दिन, निर्दोष 28 लोग अंग्रेजों की गोलियों से भून दिए गए थे। तो आज उन गुमनाम 28 शहीदों को भी नमन करने का दिन है। उस साल 9 अप्रैल को रामनवमी थी और अमृतसर में वो हिंदुओं ने, मुसलमानों ने मिलकर राष्ट्रीय एकता के पर्व के तौर पर वो मनाया था। और उसका अंजाम ये हुआ था कि ठीक अगले दिन सुबह सुबह 10 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, अमृतसर के दोनों बहुत ही सम्मानित नेता थे राष्ट्रीय आंदोलन के, दोनों को सुबह सुबह गिरफ्तार कर लिया गया 10 तारीख की सुबह। और धर्मशाला, उस ज़माने में पंजाब का ही एक हिस्सा होता था, वहाँ उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया, नज़रबंद कर दिया गया था। और उनको दोनों को जब गिरफ्तार किया, शहर में लोगों को पता चला, उनको छुड़ाने के लिए लोग जा रहे थे जब ये गोलियां चलाई गई और 28 भून दिए गए थे। शहीद आज़म भगत सिंह मेमोरियल लेक्चर आज आपने ये कार्यक्रम रखा है। ये विषय तो मेरे हृदय के इतने निकट है कि इस पर घंटों भी बोल सकता हूँ, दिन भी बोल सकता हूँ, रात भी बोल सकता हूँ। भाई साहब ये बता दीजिए कितनी मिनट बोलना? नहीं, मर्यादा है, सीमा है। आप जितना कहें कि मैं उतनी देर बोलूँगा। देखिए, 23 मार्च 1931, 91 वर्ष हो चुके। अपने जीवन काल में वो जितने लोकप्रिय थे, वो लोकप्रियता आज भी बरकरार है। कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता हुए, आपने नाम सुना होगा, पट्टाभी सीतारमैया। उनको उस समय, उन दिनों कांग्रेस ने कांग्रेस का आधिकारिक इतिहास लिखने का दायित्व सौंपा था। 3 खंडों में वो लिखा गया। खंड 1 पृष्ठ 420 पे आप पढ़ेंगे, पट्टाभी सीतारमैया। ये वो पट्टाभी सीतारमैया थे जिन्होंने आंध्रा बैंक सेटअप किया। ये वो डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया थे जो नेताजी सुभाष के विरुद्ध वर्ष 1939 में गांधी जी के आशीर्वाद से कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़े थे। तो उनकी अपनी हैसियत थी। उनको कांग्रेस का आधिकारिक इतिहास लिखने का दायित्व दिया गया। और खंड 1 के पृष्ठ 420 पर वो लिखते हैं, उस समय भगत सिंह की लोकप्रियता भारत भर में गांधी जी के समान थी। 23 वर्ष की आयु में जो इस दुनिया से चला गया, उसकी लोकप्रियता देश भर में उस समय में देश के सबसे बड़े नेता के बराबर थी। अगर उम्र की बात करें, 1869 में गांधी जी का जन्म होता है, 1907 में भगत सिंह पैदा होते हैं। 37-38 साल का फर्क हो गया। 38 साल उम्र में छोटा है, लेकिन लोकप्रियता का आलम यह है कि देश भर में उनके बराबर था। कुछ तो बात रही होगी। एक और ऐसा ही रेफरेंस मैं देता हूं। मैं क्रांतिकारियों के प्रशंसकों ने उनके बारे में क्या लिखा, मैं उनको रेफर नहीं कर रहा हूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका तो सीधा कोई रिश्ता नहीं रहा होगा। अपनी आत्मकथा के पृष्ठ 175 पर लिखते हैं, आई एम कोटिंग पेजेस, यू कैन रेफर इट, यू कैन सी इट। पृष्ठ 175 पर जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं कि पंजाब के हर गांव में, हर शहर में, और शायद थोड़ा सा कम सारे उत्तर भारत में
भगत सिंह का नाम आसमान में गूंज रहा था। अनगिनत गीत उनके सम्मान में लिखे गए थे। ये जादू था भगत सिंह का जीवन काल में। इन 90-91 वर्षों में 400 से अधिक पुस्तकें भगत सिंह पर लिखी गई हैं। पहली पुस्तक तो 1931 में ही आ गई थी। साथी क्रांतिकारी होते थे जितेंद्र नाथ सान्याल। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में तो वो बरी हो गए थे, लेकिन 1931 में ही उन्होंने पहली बायोग्राफी भगत सिंह पर लिखी। 2 वर्ष की कैद हुई थी इस अपराध में। उसके बाद सिलसिला चलता रहा। कई सारी फिल्में भी बनी। मैं उस निरंतरता की बात करना चाहता हूं कि भगत सिंह की लोकप्रियता की निरंतरता 91 वर्षों में लगातार रही है। भाई साहब ने कुछ देर पहले कहा कि आजकल बहुत बात होने लगी है, बड़ी अच्छी बात है। ये हर पीढ़ी को ऐसा ही लगा था, हर पीढ़ी को ऐसा ही अनुभव रहा कि भगत सिंह की अब बहुत बात होती। कैसे? कई फिल्में बनी, आपने भी देखी होंगी। कोई बता सकता है पहली फिल्म कौन सी बनी, कब बनी भगत सिंह के जीवन पर? जी, शहीद थे तो नाम तो शायद ऐसा ही रहा होगा। फिल्म का नाम तो शहीद था, मनोज कुमार ने जो रोल किया था उससे पहले का। हाँ, आपने मनोज कुमार जी की फिल्म की बात की। बहुत ही अच्छी फिल्म थी और बहुत हिट भी हुई। 1965 में आई। उससे पहले भी 2 फिल्में बन चुकी थी। पहली फिल्म भगत सिंह पर बनती है वर्ष 1954 में, और इसमें भगत सिंह का किरदार अदा किया था प्रेम अदीब ने। दूसरी फिल्म बनती है 1963 में, और इस बार भगत सिंह बने थे शम्मी कपूर। वो तीसरी फिल्म बनी मनोज कुमार वाली 1965 में, और सिलसिला वहां रुक नहीं गया। 1974 में चौथी फिल्म बनती है, और इस बार भगत सिंह प्ले किया जाता है सुनील दत्त के छोटे भाई सोम दत्त द्वारा। 2002 में 3 फिल्में आती हैं। कभी अजय देवगन भगत सिंह बनते हैं, तो कभी बॉबी देओल, तो कभी सोनू सूद। आप शहर में निकलते हैं कारों के पीछे, बाइक्स के पीछे, ट्रकों के पीछे। कई दिन पहले तो मैं एक डीटीसी की बस के आगे वाले शीशे पर देख रहा था। भगत सिंह के स्टिकर, फोटो दिखते हैं आपको। कोटि कोटि दिलों में भगत सिंह बसते हैं। 2006 में एक सर्वे हुआ। मैं ये आंकड़े क्यों कह रहा हूं, इसकी एक वजह है, मैं उस पर बाद में आऊंगा। 2006 में एक सर्वे हुआ, ऑनलाइन सर्वे किया। देश की एक बड़ी प्रतिष्ठित मैगजीन है इंडिया टुडे। इंडिया टुडे ने 2006 में सर्वे किया। पिछले लगभग 100 साल में भारत के महानतम भारतीय कौन थे। इंडिया टुडे की वेबसाइट पर उस सर्वे का रिजल्ट आज भी अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। With 37% votes, शहीद-ए-आज़म भगत सिंह was number 1. ऐसा क्या था कि 91 वर्षों से वो लगातार लोकप्रियता बनी रही? कारण ये है, अब मैं उस पर आता हूं, क्यों ऐसा है। भगत सिंह व्यक्ति नहीं थे, भगत सिंह विचार थे, और विचार नहीं मिटते। भगत सिंह ने कहा खुद, भगत सिंह ने जो सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था 8 अप्रैल, अभी 2 ही दिन पुरानी बात हुई अगर उसकी बरसी की बात करें तो। उसके बाद जो दिल्ली में मुकदमा चला, उसके बाद उस मुकदमे के जो फैसला आया था उसके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में अपील हुई थी। उस टाइम दिल्ली का अपना हाई कोर्ट नहीं होता था, लाहौर हाई कोर्ट की ही जुरिस्डिक्शन थी। उसमें उन्होंने कहा था, आप व्यक्तियों को मिटा सकते हैं, विचार को नहीं। भगत सिंह व्यक्ति नहीं थे, विचार थे। 3 मार्च 1931 को
अपनी फांसी से ठीक 20 दिन पहले अपने छोटे भाई कुलतार को एक पत्र लिखा। 3 मार्च 1931 को परिवार से अंतिम भेंट हुई थी। तो दादा दादी आए थे, माता पिता भाई बाकी लोग थे। भाई कुलतार 12 साल का था, आंखों में आंसू आ गए। भगत सिंह ने पत्र लिखा था, वो अवेलेबल है, ये सारी चीजें, वो पत्र भी अवेलेबल है। उसमें 3-4 शेर भी भगत सिंह ने लिखे। छोटे भाई के आंसुओं के बारे में भी लिखा कि तुम्हारी आंखों में आंसू देखे बहुत दुख हुआ। उसमें एक आखिरी शेर जो लिखा था, बाकी की मैं बात नहीं करता, एक शेर बताता हूं। भगत सिंह का आखिरी शेर उस पत्र में है, हवाओं में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, हवाओं में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, ये मुश्ते खाक है फानी, रहे रहे ना रहे। हवाओं में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली। जिस प्रकार आकाश में, आसमान में बिजली चमका करती है, हजारों लाखों वर्षों से चमक रही है, उसी तरह मेरे विचार आकाश में सदैव उस बिजली की तरह चमकते रहेंगे, कौंधा करेंगे। ये मुट्ठी भर राख रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, दुखी मत होना। तो भगत सिंह के विचार वो तो अमर हैं, और चूंकि वो विचार अमर हैं इसलिए भगत सिंह आज भी प्रासंगिक हैं। और क्या थे वो विचार? ये कुछ छोटे बच्चे भी बैठे हैं, मैं इनसे एक बात कहूं। वर्ष 1921, भगत सिंह 14 साल के हैं, अपने दादा को पत्र लिखते हैं। भगत सिंह के बारे में लोगों ने क्या क्या लिखा, बहुत अच्छा लिखा है, वो भी पढ़ने लायक है। पर मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर सही मायने में भगत सिंह को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो भगत सिंह ने क्या लिखा, भगत सिंह ने कब क्या कहा, वो पढ़िए। सही परिचय भगत सिंह से तब होगा। वर्ष 1921 को अपने दादा को पत्र लिखते हैं। असहयोग आंदोलन चल रहा था उन दिनों। बाकी परिवार के बारे में चर्चा करते हुए उर्दू में वो पत्र लिखा गया। और आपको मालूम है कि हम हिंदी में लिखते हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं तो लेफ्ट से राइट को लिखते चलते हैं। उर्दू में उल्टा होता है, राइट से लिखते हुए लेफ्ट को जाते हैं। पोस्ट कार्ड लिखा गया था, वो पत्र पोस्ट कार्ड पे था। बीच में एक सेंटेंस उर्दू में ही राइट से लेफ्ट को जाने की जगह लेफ्ट से राइट को आ रखा है। 14 साल का बच्चा है, इतना चतुर भी है, एक सेंटेंस बीच में लेफ्ट से राइट को लिखता है। और क्या लिखा उसमें? आजकल रेलवे वाले हड़ताल की तैयारी कर रहे हैं, उम्मीद है अगले हफ्ते तक शुरू हो जाएगी। 14 साल का बच्चा है, अपने दादा को पत्र लिख रहा है। उसको पता है अंग्रेज इस पत्र को, जिस परिवार से वो आते थे वो क्रांतिकारियों का परिवार था, उनके तो हर पत्र को सेंसर किया जाता था, पढ़ा जाता था, स्कैनिंग होती थी उनकी। तो पुलिस को भी कैसे नजरों से बचाना है, लेफ्ट टू राइट लिख देते हैं। अब दादा को पता है सिर्फ कि इसमें कुछ ऐसा भी हो सकता है। हर पंक्ति को दादा जब पढ़ रहे हैं तो राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट दोनों तरफ पढ़ के देख रहे हैं। उसमें लिखा मिलता है कि आजकल रेलवे वाले हड़ताल की तैयारी कर रहे हैं, अगले हफ्ते तक शुरू हो जाएगी। यानी कि असहयोग आंदोलन कैसे आगे बढ़ रहा है, उस राजनीति की चेतना को 14 साल के उस पत्र में आप पढ़ सकते हैं। इस उम्र में लिखता है वो बच्चा। थोड़ा सा और बड़ा होता है, 16 साल, वर्ष 1923, घर में शादी की बातें होने लगती हैं। दादी चाहती है कि अब पोते की शादी हो जानी चाहिए। घर छोड़ देता है, एक पत्र लिखता है पिता के नाम। क्या लिखा है इसमें? लिखते हैं कि पूज्य पिताजी नमस्ते, मेरी जिंदगी मकसद आला यानी आज़ादी हिंद के असूल के वास्ते वक्फ हो चुकी है। इसमें आराम और दुनियावी ख्वाहिशात बायसे कशिश नहीं है।
आपको याद होगा जब मैं छोटा था तो बापूजी ने मेरे यज्ञोपवीत के वक्त ऐलान किया था कि मुझे खिदमत वतन के वास्ते वक्फ कर दिया गया है, लिहाजा उस वक्त की प्रतिज्ञा पूरी करने जा रहा हूं। उम्मीद है आप मुझे माफ फरमाएंगे। आपका ताबेदार भगत सिंह। क्या मतलब हुआ? मेरी जिंदगी मकसद आला, मेरा जीवन उस महान लक्ष्य यानी आजादी हिंद, भारत की स्वतंत्रता के लिए वक्फ किया जा चुका है, समर्पित हो चुका है। मेरा जीवन भारत की आजादी के महान उद्देश्य के लिए समर्पित हो चुका है। मेरे जीवन में आराम और सांसारिक सुखों के लिए कोई स्थान नहीं है। आपको याद होगा जब मैं बालक था, मेरा यज्ञोपवीत संस्कार हुआ था, तब दादाजी ने संकल्प लिया था कि इस अपने पुत्र को आज राष्ट्र सेवा हेतु समर्पित कर रहा हूं। तो मैं तो अपने दादा के वचन को पूरा करने जा रहा हूं। क्या चेतना थी उस बालक में? आई कहां से होगी वो जो दादा? आप सोचिए, हमारे घर में एक बालक जन्म लेता है, हम कोई भी कार्यक्रम उस बच्चे के जन्म के बाद करते हैं, हम क्या दुआएं मांगते हैं, हम अपने बच्चे के क्या सपने देखते हैं? खूब पढ़े लिखे, ये डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बड़ा अफसर बने, ये बिजनेस करे तो ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो। हम ये सपने देखते हैं। वहां एक दादा सपने देखता है। ऋषि दयानंद के संपर्क में आने के बाद सरदार अर्जुन सिंह आर्य समाजी हो गए थे। पोते का वैदिक रीति से यज्ञोपवीत संस्कार किया था और बचपन में हुआ वो संस्कार उस बच्चे को याद दिलाया गया था। घर में कभी माँ याद दिलाती होंगी, कभी पिता ने याद दिलाया होगा, कभी दो चाचियां थी घर में वो याद दिलाती होंगी, कभी दादी या दादा ने याद दिलाया होगा। उस बच्चे को वो याद था। जब विवाह की बात हुई तो ये पत्र लिख के छोड़ गए, वो वचन निभाऊंगा, वो संस्कार बने। ये विचार थे भगत सिंह के। और थोड़ा सा बड़ा होता, ये वर्ष 1923 की बात है। 1924 में देखिए एक लेख छपता है उनका, बलवंत सिंह के छद्म नाम से। कलकत्ता से एक मैगजीन निकलती थी उन दिनों, साप्ताहिक थी भाई साहब, मतवाला में उनका एक लेख छपता है। उस जमाने में बड़ी बातें हो रही थी विश्व बंधुत्व की, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। उस लेख में इसी हेडिंग से लेख लिखते हैं भगत सिंह। आप पढ़िए, वो मिलेगा आपको, बहुत सारी किताबों में है। भगत सिंह निचोड़ जो उस लेख में लिखते हैं, वो अपने देशवासियों से आह्वान करते हैं। वो कहते हैं बहुत अच्छी बात है, होना ही चाहिए विश्व बंधुत्व, तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। फिर तो युद्ध समाप्त हो जाएंगे, सब जगह शांति होगी, खुशहाली होगी, आर्थिक तरक्की होगी, कोई भूखा नहीं सोएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, विश्व बंधुत्व होना चाहिए। लेकिन कौन कर रहा है विश्व बंधुत्व की बात? तुम। अरे जलियांवाला बाग जैसे नरसंहार जब तक होते रहेंगे, जब तक वीरांगनाओं का अपमान इस देश में होता रहेगा, जब तक कामागाटा मारू जैसे दुर्घटनाएं यहां होती रहेंगी और तुम उसका प्रतिकार नहीं करोगे, तब तक तुम्हें विश्व बंधुत्व का ढोंग रचने की आवश्यकता नहीं है। अगर सच में चाहते हो कि विश्व बंधुत्व हो तो खड़े हो जाओ, मातृभूमि की बेड़ियां काटने के लिए खड़े हो जाओ। कट मरने के लिए शब्द लिखते हैं वो, कट मरने के लिए तैयार हो जाओ। जीवन भर काला पानी की यातनाएं सहने के लिए तैयार हो जाओ। तब हम स्वतंत्र होंगे, तब हम शक्तिशाली होंगे और फिर हम डंके की चोट से कह सकेंगे इस दुनिया को कि हाँ, विश्व बंधुत्व की आवश्यकता है, और तब तुम्हारी बात सुनी जाएगी। वर्ष 1924 में 17 साल का भगत सिंह लिखता है, 2022 में देखिए क्या हो रहा है। आज वो जेलेंस की बात कर रहा है ना, सुन रहा है क्या दूसरे वाला? ताकत की बात सुनी जाती है, कमजोरी की नहीं। 1924 में भगत सिंह लिखता है। 1924 में एक और लेख देखिए, एक निबंध लिखते हैं
पंजाब में भाषा की व लिपि की समस्या। 17 साल का भगत सिंह, वो तो पंजाब में जन्मा है। पंजाब में उस जमाने में बचपन से वो उर्दू सीखता आया था। स्कूलों में उर्दू पढ़ाई जाती थी, उर्दू का अखबार भी उर्दू में निकलते थे, और सिख कुल में जन्म हुआ था, उस नाते पंजाबी बोलता भी होगा। पंजाब की भाषा व लिपि की समस्या पर लेख लिखता है और क्या कहता है? देश की एकता के लिए, पढ़िए ये लेख आज भी अवेलेबल हैं, बहुत सारा संकलन हुआ है, बहुत सारी किताबें हैं। वो लिखते हैं देश में एकता की आवश्यकता है, पर सबसे बड़ी एकता है देश में एक भाषा हो, और वो भाषा हमारी हिंदी। आज हिंदी की बात करने पर बवाल हो जाता है। और लिखते हैं उस निबंध में भगत सिंह कि एक पंजाबी और एक मद्रासी साथ बैठे हों तो एक दूसरे का मुंह ही ना ताकते रहें, एक दूसरे के विचार जान सकें, एक दूसरे के भाव समझ सकें, और ये विदेशी भाषा अंग्रेजी में नहीं होना चाहिए, बल्कि भारतीय भाषा हिंदी में होना चाहिए। ये भगत सिंह है। एक और समस्या देखिए, अछूत समस्या। वर्ष 1928 में कीर्ति पत्रिका में उनका लेख निकलता है। अछूत समस्या पर लिखते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं 30 करोड़ की आबादी का देश और 6 करोड़ उनमें से ऐसे कि उनके छूने से धर्म भ्रष्ट हो जाता है। कुत्ता हमारी रसोई तक हमारे साथ चलता है, हमारी गोद में बैठ सकता है, लेकिन हमारा एक भाई हमें छू ले तो धर्म भ्रष्ट हो जाता है। जब तक तुम अपने ही भाइयों के साथ ऐसा व्यवहार करोगे, तब तक वो क्यों नहीं उस धर्म को अपना लेंगे जहां उनको ज्यादा सम्मान मिलता होगा। और फिर तुम ये शिकायत करो कि मुसलमान और ईसाई हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। तुम्हारी ये शिकायत बेजा है, गलत है। अपने भाइयों का सम्मान करना सीखो। 1928 में भगत सिंह इस समस्या पर ऐसे प्रहार करते हैं। सांप्रदायिक समस्या, इस पर भी भगत सिंह लिखते हैं उसी वर्ष 1928 में। क्या कहते हैं कि पीपल की एक शाख टूट जाने से हिंदुओं का ईश्वर नाराज हो जाता है। कागज के बने ताजिए का एक टुकड़ा फट जाने से खुदा बिगड़ जाता है और फिर हिंदुओं का खून पीने के बाद ही शांत होता है। तुम किस दुनिया में जी रहे हो? और सिखों से बात करते हैं, कहते हैं तुम पंचायती राज की बात करते हो और फिर यह भी कहते हो कि राज करेगा खालसा। तुम चाहते क्या हो? ये कहने का साहस भगत सिंह करता है। फरवरी 1931, फांसी से 1 महीना 21 दिन पहले युवा राजनीतिक कार्यकर्ताओं के नाम एक बहुत बड़ा आर्टिकल और दस्तावेज है। ये वसीयत है भगत सिंह की, आज हम सब के लिए भी। इसमें लिखते हैं भगत सिंह, और भी बहुत समस्याओं पर बात करते हैं। मैं एक उसमें से उठाता हूं, इस लेख में से। वो कहते हैं कि असली क्रांतिकारी सेनाएं खेतों में, खलिहानों में, फैक्ट्रियों में हैं किसान और मजदूर। तुम किस क्रांति की बात करते हो? जिस क्रांति से किसान का भला नहीं हो रहा, मजदूर का भला नहीं हो रहा, उस क्रांति से किसी का भला नहीं होगा। लॉर्ड रीडिंग की जगह पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास आ जाएं, क्या बदलेगा? लॉर्ड इरविन की जगह तेज बहादुर सप्रू आ जाएं, क्या बदलेगा? व्यवस्था बदलनी है जिसमें किसान, मजदूर
सबके साथ न्याय हो सके। वो शिक्षा पर लिखते हैं, शिक्षा के महत्व पर लिखते हैं। जो प्रश्न आज उनके जाने के 91 वर्ष के बाद भी, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भी, 75वें वर्ष में भी वो विषय आज भी जीवित हैं। क्योंकि वो विषय जीवित हैं, क्योंकि वो समस्याएं जीवित हैं, इसलिए भगत सिंह जीवित है, भगत सिंह प्रासंगिक है। जिन ध्येय के लिए, उद्देश्य के लिए, सिर्फ अंग्रेजों को भगाने के लिए भगत सिंह थोड़ी ना शहीद हुए थे। और अभी भाई साहब पंकज जी ने कहा भी कि 23 वर्ष की उम्र में भगत सिंह चले गए थे। बिल्कुल सही बात है, लेकिन भगत सिंह को हम इसलिए थोड़ी ना याद कर रहे हैं कि वो 23 वर्ष की उम्र में चले गए थे। यही अकेला कारण थोड़ी ना है। यदि ऐसा ही कारण होता तो करतार सिंह सराभा 19 साल के थे, खुदीराम बोस 18 साल के थे, राजगुरु 22 साल के थे, सुखदेव भी 23 साल के थे, चंद्रशेखर आजाद 24 साल के थे, अपना अशफाक उल्लाह 26 साल के थे। फांसी तो उसी उम्र में चढ़ते हैं, उसी उम्र में चढ़ते हैं। जिनके बाल बच्चे हो गए उनको कहाँ, उनको तो चिंताएं दूसरी हो गई थी। भगत सिंह को याद हम इसलिए करते हैं कि भगत सिंह ने आजादी का, क्रांति का ध्येय पहचान लिया था कि क्रांति का, आजादी का अर्थ क्या है, क्यों आजाद हो, कैसा समाज का सृजन हो, ये देश कैसा बने। तो मैंने बहुत समय आपका लिया, आपने मुझे बर्दाश्त भी किया। बात तो बहुत कुछ हो सकती है उनके ऊपर, समय की मर्यादा पहले भी बहुत लेट हो गए थे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रामनवमी की फिर से आपको बहुत बहुत शुक्रिया।